पूजा रात के समय अपनी स्कूटी को अपने घर की ओर दौड़ाए जा रही थी कि तभी एक पुराने बंगले के सामने पूजा की स्कूटी अचानक रुक गई। ओह माय गॉड, इस स्कूटी को भी यहीं रुकना था। यहाँ तो आसपास सन्नाटा और वीराना ही छाया रहता है। इतना कहकर पूजा स्कूटी से उतर गई। तभी उसके कानों में बंगले के अंदर से बज रही पियानो की धुन सुनाई दी। यहाँ से तो मैं रोज निकलती हूँ। ये बंगला तो बरसों से बंद पड़ा है, फिर इसके अंदर पियानो कौन बजा रहा है? अचानक पूजा के कदम खुद ब खुद उस बंगले के अंदर चले गए। उस बंगले के एक सुंदर हॉल के अंदर एक औरत बड़ा ही अच्छा पियानो बजा रही थी। पूजा उसकी ओर देखकर बोली, ये बंगला तो बरसों से खाली पड़ा है। क्या तुम यहाँ पर नई शिफ्ट हुई हो? पूजा की बात सुनकर उस औरत ने अपना चेहरा पूजा की ओर कर लिया। उसका भयानक चेहरा देखकर पूजा की चीख उस बंगले के अंदर गूंज उठी। अगले दिन कोमल अपने घर पर बैठी पूजा की मौत की खबर अखबार में पढ़ रही थी। क्या बकवास है ये? इंसान 50 साल पहले चांद पर पहुंच गया और एलन मस्क मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रहा है, मगर हम इंडियन आज भी भूत प्रेत की बातों में उलझे हुए हैं। कोमल की बात सुनकर उसके सामने बैठा हुआ उसका दोस्त अंशुमन बोला, तुम्हें किसी की मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कोमल। मजाक नहीं उड़ा रही यार। पेपर वालों ने लिखा है कि उस बंगले में अक्सर इसी तरह की हत्याएं होती रहती हैं। आखिर वो लिखना क्या चाहते हैं? क्या वो बंगला हॉन्टेड है? तभी कोमल की माँ वहाँ आकर गंभीर मुद्रा में बोली, कोमल, तुमने शायद उस बंगले का इतिहास नहीं सुना। तुम्हें उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, शाम के बाद कभी भी उस रोड से घर नहीं आना। लेकिन क्यों माँ? कहते हैं कि उस बंगले के अंदर से पियानो की बड़ी ही मधुर धुन आती है और जो भी उस धुन को सुनता है वो अगले दिन किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं बचता। कहने वाले उसे मौत की धुन कहते हैं। कोमल ने अपनी माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो सीधे अंशुमन के साथ कॉलेज चली गई। कॉलेज जाकर भी वो अपनी दोस्त प्रीति से पूजा की हत्या के बारे में बात करने लगी। मैं सब जानती हूँ कोमल कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। अच्छा जी, तो फिर बताओ मुझे। सारा कॉलेज जानता है कि तुम पियानो की दीवानी हो और पियानो तुम्हारी कमजोरी है। प्रीति की बात सुनकर कोमल हंसते हुए बोली, बात तो तुमने पते की कही है और मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती कि पियानो की धुन से किसी की मौत हो सकती है। मैं अक्सर उस बंगले में जाने के बारे में सोचती रहती हूँ। ऐसा करने की सोचना भी नहीं, क्योंकि एक बार जब किसी की जान चली जाती है तो वापस नहीं आती। तुम्हें पूजा की मौत से कुछ सीखना चाहिए और अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। कोमल अंशुमन की बात पर कुछ नहीं बोली। अगले दिन कोमल जानबूझकर उसी जगह से गुजरी जिस जगह से गुजरने के लिए उसकी माँ ने मना किया था। लोग कहते हैं कि रात के वक्त इस बंगले के अंदर पियानो की मधुर धुन सुनाई देती है, मगर मुझे तो यहाँ पर कोई धुन सुनाई नहीं दे रही। कोमल ने इतना कहा ही था कि तभी कोमल के कानों में बंगले के अंदर से पियानो की धुन सुनाई दी। ओह माय गॉड, तो इसका मतलब लोग जो बातें करते हैं वो बिल्कुल सच है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर पियानो को कौन बजा रहा है। कोमल के पैर खुद ब खुद उस बंगले के अंदर चले गए। उसने देखा कि एक हॉल में एक बेहद सुंदर स्त्री उस पियानो को बजाने में व्यस्त थी। कोमल सम्मोहित अवस्था में उसकी ओर देखकर बोली, मुझे भी पियानो बजाने का बहुत शौक है। मैं अक्सर कंपटीशन में हिस्सा लेती रहती हूँ। यकीन मानिए, इतनी मधुर और प्यारी धुन मैंने आज तक नहीं सुनी। कोमल की बात सुनकर वो स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, तुम और लड़कियों से बहुत अलग दिखाई देती हो। तुम्हारी आंखों में डर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, जबकि लोग तो यहाँ से गुजरने तक से डरते हैं। मैं उन बकवास बातों को नहीं मानती जो इस जगह के बारे में प्रसिद्ध है। क्या आप मुझे ये वाली धुन बजाना सिखाएंगी? कोमल की बात सुनकर वो स्त्री कोमल की ओर बहुत गौर से देखकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम रोज शाम को यहाँ पर आया करना।
कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें इससे भी मधुर धुन बजाना सिखा दूंगी। मैं तुम्हें वो धुन बजाना सिखाऊंगी जिसे दुनिया ने आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर कोमल बुरी तरह से चौंकते हुए बोली, कैसी शर्त? एक दिन तुम्हें मेरी जगह बैठना होगा। मैं आपकी बात का मतलब समझी नहीं। जब सफलता तुम्हारे कदम चूमने लगे, सारी दुनिया में तुमसे बेहतर पियानो कोई ना बजा पाए, उस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। जिस जगह पर बैठकर मैं पियानो बजा रही हूँ, तुम्हें भी इसी जगह पर बैठकर पियानो बजाना होगा और इस बंगले के अंदर रह रहे लोगों का मनोरंजन करना होगा। सच तो ये था कि सुंदर स्त्री की बात कोमल को बिल्कुल भी समझ नहीं आई और उसने सम्मोहित अवस्था में ही हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो फिर ठीक है, हम आज से ही प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उस दिन के बाद से कोमल रोज रोज शाम को 1 घंटा उस बंगले के अंदर उस सुंदर स्त्री के साथ बिताने लगी। एक शाम कोमल उस सुंदर स्त्री से बोली, कुछ दिन बाद कॉलेज में पियानो कंपटीशन होने वाला है। जो धुन मैंने तुम्हें बजानी सिखाई है, उसी धुन का तुम कंपटीशन में इस्तेमाल करना। मुझे विश्वास है कि तुम्हें वो देखने को मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर कोमल मुस्कुराती हुई उस बंगले से बाहर निकल गई और अपने घर चली गई। घर पर उसकी माँ उससे बोली, मैं देख रही हूँ कि तुम घर पर हर रात 2 घंटे लेट आती हो। आखिर तुम 2 घंटे कहाँ बिताती हो? अचानक कोमल की आंखों में अपनी माँ के लिए क्रोध झलकने लगा। आपको क्या लगता है, क्या मैं कोई गलत काम कर रही हूँ? तुम्हें कुछ पता भी है? पिछले कुछ दिनों से तुमने रात का डिनर तक नहीं किया। ना तुम ठीक से खाती हो और ना ही ठीक से सो पाती हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है कोमल? यहाँ तक कि तुम मुझसे कई दिन तक बात तक नहीं कर पाती हो। अपनी माँ की बात सुनकर कोमल पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सच तो ये था कि कोमल को पता ही नहीं था कि उसके बिहेवियर में कितना चेंज आ चुका था। कोमल की माँ ने तुरंत अंशुमन को फोन लगाया। हेलो अंशुमन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ आंटी, सब कुछ ठीक तो है? अंशुमन, क्या तुम्हें कोमल के अंदर कोई बदलाव नजर आ रहा है? आपसे मैं खुद बात करने वाला था आंटी। कोमल अब मुझसे और प्रीति से भी ठीक से बात नहीं करती। यहाँ तक कि कॉलेज में कई लोगों ने उसे अकेले अकेले बात करते हुए भी देखा है। बेटा, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम उसका पीछा करना। तुम जरा पता लगाओ कि आखिर रात के समय 2 घंटे कोमल जाती कहाँ है। इतना कहकर कोमल की माँ ने फोन रख दिया। अंशुमन अपने आप से बोला, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। अगले दिन अंशुमन ने कोमल को रात के समय उस बंगले से बाहर निकलते हुए देख लिया। अंशुमन तुरंत कोमल से बोला, तो तुम इस बंगले के अंदर जाती हो कोमल? लेकिन ये बंगला तो बरसों से वीरान पड़ा है। बकवास मत करो अंशुमन। तुम्हें पता भी है कि इस बंगले के अंदर पियानो सीखने जाती हूँ मैं। कल कॉलेज में कंपटीशन है और देखना, कल का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। तुमने अपने बिहेवियर पर गौर किया है कोमल? तुम कितनी घमंडी और नकचड़ी हो गई हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ठीक है, कल के तुम्हारे पियानो फंक्शन में मैं और प्रीति नहीं आएंगे। अकेले ही अपनी जीत को सेलिब्रेट करना। इतना कहकर अंशुमन वहां से चला गया। अगले दिन कॉलेज के कंपटीशन में कोमल ने पियानो बजाना शुरू किया। हॉल में मौजूद सभी लोग उस पियानो की धुन सुनकर एक अनोखी दुनिया में खो गए। कंपटीशन खत्म होने के बाद एक बहुत बड़े मंत्री कोमल को अवार्ड देते हुए बोले, इस तरह के पियानो की धुन तो मैंने विदेश में भी नहीं सुनी। उस मंत्री ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक उस मंत्री के सर के परखच्चे उड़ गए और हॉल में मौजूद तमाम लोगों की आंखों से खून बहने लगा। अगले ही पल वहां का दृश्य भयावह दृश्य में परिवर्तित हो गया। कोमल कांपते हुए बोली, ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये सब अचानक मर कैसे सकते हैं?
अचानक एक काले धुएं का बवंडर उठा और कोमल को अपना दम घुटता हुआ सा महसूस होने लगा। कोमल बेहोशी की गहराइयों में समा गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को उसी बंगले के अंदर के हॉल में पाया जहां वही सुंदर स्त्री मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। मैं यहाँ कैसे आई? क्योंकि अब तुम्हारी जगह यही है कोमल। अचानक कुछ देर पहले कोमल को घटी घटना याद आ गई। वो कांपते हुए अंदाज में उस घटना को उस स्त्री को बताते हुए बोली, ये कैसे संभव हो सकता है? कंपटीशन में हर मौजूद व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया। उन सबकी आंखों से खून बहने लगा। तभी अचानक उस सुंदर स्त्री का चेहरा एक भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। ये देखकर कोमल की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। क्योंकि तुमने पियानो बजाकर जो धुन उन्हें सुनाई थी वो मौत की धुन थी। उस भयानक महिला का चेहरा देखकर कोमल बुरी तरह से सहम गई। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है कोमल। तुम भी अब हम सब की तरह ही दिखती हो। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो एक बार खुद को शीशे में देख लो। कोमल ने जैसे ही शीशे की ओर देखा तो उसकी आंखें दहशत और डर से फटी की फटी रह गई। कोमल का चेहरा बहुत भयानक था। ये कैसे हो सकता है? तुम तो उसी वक्त धीरे धीरे मरना शुरू हो गई थी कोमल, जब तुमने पहली बार इस बंगले में कदम रखा था। तुम शायद नहीं जानती कि ये बंगला आज से 8 साल पहले मेरा था और ये पियानो मेरी जिंदगी का मकसद। मैं हमेशा इसी पियानो को बजाकर अपनी बनाई हुई धुनों में खोई रहती। यही बात मेरे पति को पसंद नहीं थी और एक दिन उन्होंने मेरी इसी आदत से तंग आकर मेरी हत्या कर दी। तब से मेरी आत्मा इसी बंगले और इसी पियानो के आसपास भटकती रहती है। जब भी कोई इंसान यहाँ पर आता है, मेरी धुन सुनकर वो तो मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा मेरे पास ही रहती है। अचानक वहां पर कोमल को बहुत सारे लोग नजर आने लगे जिनके चेहरे भयानक थे। मुझे हमेशा से अपने लिए एक पार्टनर की तलाश थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार बेखौफ होकर इस बंगले के अंदर घुसते हुए देखा, तभी मैंने ये फैसला कर लिया था कि तुम्हें अपनी जगह पर बिठाऊंगी। तुम अभी भी नहीं समझी। तुम मर चुकी हो कोमल, और तुम उसी वक्त मर चुकी थी जिस वक्त तुमने मेरी शर्त मानी थी। फिर अचानक वो सुंदर हॉल एक खंडहर में परिवर्तित हो गया। अगले दिन कोमल की लाश उसी बंगले के बाहर मिली। गीता कई दिनों से अपनी माँ से कद्दू की सब्जी बनाने की जिद कर रही थी। माँ, मुझे तोरई और लौकी बिल्कुल सड़ी हुई लगती है। कद्दू लेकर आओ, मुझे कद्दू की सब्जी खानी है। कुंदन चाचा की दुकान पर कद्दू मिलता ही नहीं है। तू अपने पिताजी को फोन करके बोल दे कि कद्दू ले आए। गीता अपने पिताजी से फोन पर कद्दू लाने के लिए कहती है। गीता के पिता चौकीदार की नौकरी करते थे। उनकी शिफ्ट देर रात 10 बजे खत्म होती थी। अब इतनी रात में कद्दू कहाँ मिलेगा? गीता के पिता को झाड़ियों में से किसी की आवाज सुनाई दी। कद्दू वाली, कद्दू ले लो, कद्दू वाली, कद्दू ले लो। ये आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है। भला इतनी रात में कौन औरत कद्दू बेच सकती है? क्या मुझे जंगल के अंदर जाना चाहिए? गीता ने कद्दू मंगाया है, अगर नहीं लेकर गया तो बहुत नाराज होगी। गीता के पिता आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर गए। उन्होंने देखा एक सुंदर औरत पेड़ के नीचे कद्दू बेच रही है। सुनिए सुनिए, मुझे एक कद्दू चाहिए। 20 रुपए दो और ले जाओ। गीता के पिता औरत को 20 रुपए देकर एक कद्दू उठा लेते हैं। अगर बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछो, मुझे सवाल बहुत पसंद है। आप यहाँ अकेले में इतनी रात को कद्दू किसके लिए और क्यों बेच रही हैं? जैसे तुम्हें दिन में समय नहीं मिला और तुम रात को खरीदने आए हो, ऐसे ही और भी लोग आते हैं। गीता के पिता कद्दू लेकर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक चुड़ैल से कद्दू खरीदा है। मेरा कद्दू खाकर अब इसका परिवार मेरा गुलाम बन जाएगा।
इस तरह मैं पूरे गांव को अपना गुलाम बनाऊंगी। इस दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा। चुड़ैल इंजेक्शन से अपना खून अपने कद्दुओं में चढ़ाती थी, जिससे उसका खून लोगों के शरीर में चला जाए और लोग उसके गुलाम बन जाएं। गीता ने जब अपने पिता के हाथ में कद्दू देखा तो वो बहुत खुश हुई। माँ, पिताजी कद्दू ले आए हैं, क्या मैं अभी खा लूं? नहीं बेटी, कच्चा नहीं, कल मैं खटाई डालकर अच्छा करके बनाऊंगी, तब खाना। अगले दिन गीता की माँ ने कद्दू बनाकर रखा ही था कि उसकी पड़ोसी सीमा घर पर आ गई। गीता की माँ, राजू को पता नहीं क्या हो गया है, उसकी आंखें ऊपर तरफ चढ़ गई हैं और अनाप शनाप मंत्र बोल रहा है। गीता, तुम खाना खा लेना, मैं अभी आ रही हूँ। माँ के जाने के बाद गीता जैसे ही कद्दू खाती है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। वो रसोई में जाती है और चाकू से अपने माथे पर घाव करके एक निशान बना लेती है। थोड़ी देर बाद जब गीता की माँ घर लौटी तो उसने देखा कि गीता अपने हाथ और सिर झुकाकर किसी को बार बार प्रणाम कर रही है। हा हूँ, आज से मैं आपकी गुलाम हूँ, मैं आपका कहना मानूंगी, आपका भोजन बनने के लिए भी तैयार रहूंगी। गीता, ये तुम क्या कर रही हो? राजू भी ऐसी ही हरकतें कर रहा था। हा हूँ। गीता की माँ चीख पड़ती है। गीता, बंद करो ये पागलपन। क्या कहा तूने? गीता जमीन पर बड़ा चाकू उठाती है और अपनी माँ की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से पड़ोसी सीमा आ गई और उसने गीता का हाथ पकड़ लिया। सीमा और गीता की माँ ने मिलकर गीता को बांध दिया। खून पी जाऊंगी, तुम दोनों का खून पी जाऊंगी, खोलो मुझे। मैंने पता कर लिया है, राजू ने कद्दू खाया था और तुम्हारे घर भी कद्दू की सब्जी बनी थी जो गीता ने खाई। ये कद्दू एक चुड़ैल का है। कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में गांव के बड़े बूढ़े कहानी सुनाया करते थे? हाँ, ये वही चुड़ैल है। अब हमें उसे किसी तरह मारना होगा, लेकिन हम उस चुड़ैल को कैसे मारेंगे? चुड़ैल की जान उसके बालों में है, अगर उसके बाल काट दिए जाए तो वो मर जाएगी। सीमा और गीता की माँ रात में उसी जगह पर पहुंची जहाँ चुड़ैल कद्दू बेचती थी। तुम पीछे से कैंची लेकर आ जाओ, मैं सामने से जाती हूँ। ध्यान रखना, उसके बाल तभी काटने हैं जब वो चुड़ैल के रूप में हो। सीमा औरत के रूप में बैठी चुड़ैल के पास गई। बहन जी, मुझे 10 कद्दू चाहिए। 10 कद्दू? इतने सारे कद्दू का क्या करोगी? 2-4 ले जाओ। नहीं, मुझे तो 10 ही चाहिए। अभी मेरे पास 10 कद्दू नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे 10 कद्दू ही चाहिए। तुम मुझे कहीं से भी कद्दू ला कर दो, मुझे कुछ नहीं पता। ये भी कोई बात हुई? मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूं? मैं तुम्हें 1000 रुपए देती हूँ, मान लो कि तुम मेरी नौकरानी हो। अब जाओ, 10 कद्दू लेकर आओ कहीं से भी। मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ। तेरी शक्ल तो नौकरानी जैसी ही है। सीमा जानबूझकर चुड़ैल का गुस्सा भड़काती है। चुड़ैल को गुस्सा आ गया और वो अपने असली रूप में आ गई। अभी तेरा खून पी कर देती हूँ तुझे 10 कद्दू। तभी गीता की माँ पीछे से आई और उसने चुड़ैल के बाल कैंची से काट दिए। बाल काटते ही चुड़ैल मर गई। चुड़ैल के मरते ही गीता ठीक हो गई। मुन्ना राम सेठ हरबंसलाल की चक्की पर काम करता था। सेठ उसे गांव के अमीर घरों में गेहूं उठाने के लिए भेजता था। मुन्ना गेहूं लेकर आता, चक्की में पीसता, फिर आटा लोगों के घरों तक पहुंचाता। सेठ जी, आज 5 तारीख हो गई है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। काम धाम तो कुछ ठीक से करते नहीं हो, तनख्वाह तुम्हें हमेशा ध्यान रहती है। ये लो। ये क्या सेठ, मात्र 4000? आपने तो कहा था कि इस महीने से आप मुझे 5000 देंगे। तुम्हारे काम के हिसाब से 4000 भी ज्यादा है। अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम मत खराब करो। मुन्ना जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी उससे बोली, सेठ के यहाँ काम करने से बेहतर है कि आप खुद की चक्की खरीद लो और अपना धंधा शुरू करो। सेठ पैसे देने में बहुत कंजूसी करता है। लेकिन मैं चक्की कैसे खरीदूंगा? चक्की खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए। आप मेरा मंगलसूत्र गिरवी रख दीजिए और चक्की खरीद लीजिए। मुन्ना अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर निकल गया। रात में वो चक्की लेकर लौट रहा था। मुन्ना बहुत खुश था।
क्योंकि चक्की उसे फ्री में मिल गई थी। आज तो मजा ही आ गया, मंगलसूत्र भी नहीं खोना पड़ा और चक्की भी मिल गई। मुन्ना को पेशाब लगी। उसने चक्की सड़क पर रख दी और झाड़ियों में पेशाब करने लगा। कौन है यहाँ पर? मुन्ना टॉर्च जलाता है। मुन्ना ने देखा कि उसकी टांगों के नीचे एक भूतनी लेटी हुई है। मुन्ना इतनी देर से भूतनी पर ही पेशाब कर रहा था। मुन्ना की सांसें रुक गई। वो चक्की उठाकर ऐसा भागा कि सीधे घर पर ही रुका। क्या हुआ? ऐसे भागे क्यों चले आ रहे हो? रास्ते में शायद कोई बुरी हवा मेरे पीछे लग गई थी। खैर वो छोड़ो, और एक खुशी की बात सुनो। दुकान के मालिक ने मुझे फ्री में चक्की दे दी। क्यों? कारण तो मुझे नहीं पता। दुकानदार ने मुझसे कहा कि वो बहुत दयालु आदमी है और गरीब लोगों की मदद करते हैं। पापा, आप चक्की ले आए? अरे बेटी, तुम नानी के घर से वापस कब आ गई? हाँ पापा, अब मैं चक्की चलाने में आपकी मदद करूंगी। रात में जो मुन्ना का परिवार सो रहा था तो अचानक सोनम को चक्की की चलने की आवाज आई। मम्मी पापा जब यहाँ सो रहे हैं तो कमरे में चक्की कौन चला रहा है? सोनम कमरे में देखने जाती है। मम्मी पापा उठो, कोई भूतनी चक्की चला रही है। मुन्ना और उसकी पत्नी जब उठे तो चक्की की आवाज आना बंद हो चुकी थी। मुन्ना कमरे में से जाता है तो देखता है कि चक्की ऐसी ही रखी हुई है। सोनम, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। चक्की तो अपनी जगह रखी हुई है। नहीं पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भयानक चेहरे वाली एक औरत चक्की में हड्डियां डालकर पीस रही थी। सुनिए जी, एक बार घर की शुद्धि करा लेते हैं। आपको भी भूतनी दिखाई दी थी और सोनम को भी। कल आप पंडित रामनाथ को बुला लाना। अगले दिन पंडित रामनाथ आता है और हवन के लिए आग जलाता है, लेकिन आग जल ही नहीं रही थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके घर पर लकड़ियां आग ही नहीं पकड़ रही हैं। लगता है आपके घर किसी जिद्दी आत्मा का प्रवेश हुआ है। आपके घर की शुद्धि नहीं हो पाएगी। फिलहाल आपको सावधान रहना होगा। घर में कुछ भी ऐसा वैसा हो तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर पंडित जी मुन्ना के घर से चले जाते हैं। उस रात जब मुन्ना का परिवार सो रहा था तो फिर उन लोगों को फिर चक्की के चलने की आवाज सुनाई देती है। सुनिए पिताजी, मैंने कहा था ना कि कमरे में कोई चक्की चलाता है। अब आप खुद ही अपने कानों से सुन लीजिए। तीनों लोग कमरे के अंदर जाते हैं। आ जाओ, तुम तीनों को मैं इसी में पीस देती हूँ। भूतनी हवा में उड़ती हुई तीनों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी मुन्ना कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अंदर से भयानक आवाज आती है, कब तक बचोगे मुझसे? ये मेरी चक्की है। जो भी इसका इस्तेमाल करेगा मैं उसकी बोटियां काटकर इसी में पीस दूंगी। मुन्ना के परिवार को पूरी रात घर के बाहर बैठकर बितानी पड़ी, क्योंकि उन्हें घर के अंदर जाने से डर लग रहा था। जब दिन निकला तो मुन्ना पंडित जी को बुला कर लाया और उसने सारी बात पंडित जी को बताई। मैंने अच्छे अच्छे भूत प्रेतों को मजा चखाया है। तुम चिंता मत करो, आज रात मैं इसी कमरे में रुकूंगा। पंडित ने कमरा बंद कर लिया और रात में उसी कमरे में रुका जिसमें चक्की रखी हुई थी। करीब आधी रात को कमरे से भयानक आवाजें आना शुरू हो गई। मुन्ना दरवाजा खटखटाता है। पंडित जी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अंदर? पंडित जी, दरवाजा खोलिए। मुन्ना सारी रात दरवाजा पीटता रहा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। आखिरकार मुन्ना ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और दरवाजा तोड़ दिया। पंडित का केवल धड़ चक्की के पास पड़ा हुआ था और सिर का कुछ भी पता नहीं चला। पंडित का लड़का राहुल भी मुन्ना के घर पहुंचा। पिताजी, जिसने भी आपको मारा है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल मुन्ना के घर बहुत बड़ा यज्ञ करता है। तब वो चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। कौन है तू? इस चक्की से तेरा क्या लेना देना है? और तूने मेरे पिताजी को क्यों मारा? 25 साल पहले की बात है। मेरे पिता चक्की चलाया करते थे। मैं उस समय बहुत छोटी थी।
व्यापारी दीनदयाल जिसने ये चक्की मुन्ना को दी है, और तेरे पिता पंडित रामनाथ ने मेरी माँ से छेड़खानी की थी। मेरी माँ ने दोनों को थप्पड़ लगा दिया। दीनदयाल और रामनाथ ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए मेरे पूरे परिवार को मरवा दिया। आज अगर मैं जिंदा होती तो तेरे ही बराबर होती। मैं अपने पिताजी की तरफ से माफी मांगता हूँ और हम सब गांव वाले व्यापारी दीनदयाल को भी सजा दिलाएंगे, लेकिन तुम इस गांव से चली जाओ। पहले दीनदयाल को भी सजा दो। जब तक दीनदयाल को सजा नहीं मिलेगी मैं गांव से नहीं जाऊंगी। गांव के लोगों को दीनदयाल को फांसी पर चढ़वाना पड़ता है। तब चुड़ैल गांव छोड़कर चली जाती है।